हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। एसबीआई ने एटीएम ट्रांजैक्शन नियमों में किया बड़ा बदलाव। 1 लाख रुपए बैलेंस पर अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। दूसरे बैंक के एटीएम से 10 फ्री ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। खबर है कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने अपने कस्टमर्स के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस और फ्री एटीएम यूज करने की लिमिट को बढ़ा दिया है। बैंक के ये नए नियम 1 फरवरी 2025 से प्रभावी माने जाएंगे। बैंक ने फीस स्ट्रक्चर को सुव्यवस्थित और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया है, जिससे एसबीआई और अन्य बैंक एटीएम पर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के ट्रांजैक्शन प्रभावित होंगे। बता दें कि नई पॉलिसी के तहत सभी मेट्रो या नॉन मेट्रो ग्राहक अब हर महीने एसबीआई एटीएम से 5 लाख फ्री ट्रांजैक्शन और अन्य बैंक एटीएम से 10 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 25,000 से 50,000 रुपए के बीच एवरेज मंथली बैलेंस रखने वाले ग्राहकों को अन्य बैंक एटीएम पर 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। इसके अलावा 1 लाख रुपए से ज्यादा का एवरेज मंथली बैलेंस रखने वाले अकाउंट होल्डर्स को एसबीआई और अन्य बैंक एटीएम दोनों से अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। मंथली फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की लिमिट पूरी हो जाने के बाद एसबीआई एटीएम पर हर ट्रांजैक्शन के लिए 15 रुपए प्लस जीएसटी मेट्रो या नॉन मेट्रो पर चार्ज लगेगा और अन्य बैंकों की मंथली फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की लिमिट खत्म होने के बाद एटीएम पर हर ट्रांजैक्शन के लिए 21 रुपए प्लस जीएसटी मेट्रो या नॉन मेट्रो का चार्ज देना पड़ेगा। बंगाल में लागू नहीं होगा वक्फ कानून, ममता बनर्जी बोली। गोली मार दो पर धर्म के नाम पर बंटवारा मंजूर नहीं, बीजेपी ने कहा फर्जी हिंदू। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा होगी। ममता बनर्जी कोलकाता में जैन समाज के कार्यक्रम में बोल रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं हर धर्म के स्थानों पर क्यों जाती हूँ। मैं पूरी जिंदगी जाऊंगी, चाहे कोई गोली मार दे, मुझे एकता से अलग नहीं किया जा सकता। बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा, जियो और जीने दो, यही हमारा रास्ता है। राम मंदिर में 18 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा जून में, चंपत राय बोले। अक्षय तृतीया पर सिंहासन पर विराजमान करवाएंगे, तांबे की गिलहरी भी स्थापित की जाएगी। खबर है कि अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के अलावा 18 और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा जून में की जाएगी। 3 दिन प्राण प्रतिष्ठा का पूजन समारोह होगा और ये मूर्तियां राजस्थान के जयपुर में बनाई जा रही हैं, जो कि 15 अप्रैल के बाद बनकर अयोध्या पहुंच जाएंगी। इसके बाद 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर सिंहासन पर मूर्तियों को रखा जाएगा। फिर जून में प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया जाएगा और ट्रस्ट की बैठक में समारोह के दिन तय किए जाएंगे। ये बातें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। सरकार ने बदला फैसला, बिहार में अब ऑटो से स्कूल जा सकेंगे बच्चे, गेट एक तरफ से बंद करना पड़ेगा। पेरेंट्स बोले राहत मिलेगी, लेकिन सेफ्टी नियम माने ऑटो ड्राइवर। बिहार में स्कूल आने जाने के नियम में सरकार ने फिर से बदलाव कर दिया है। अब बच्चे ऑटो से स्कूल आ जा सकेंगे। वहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों में करीब 70,000 से अधिक ऑटो चालकों को इस फैसले से राहत मिलेगी। बता दें कि एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने ऑटो संघ के साथ हुई बैठक में कुछ शर्तों के साथ ऑटो को स्कूली बच्चों को ले जाने लाने की परमिशन दी है। हालांकि ई रिक्शा पर बच्चों को स्कूल ले जाने पर बैन बरकरार रहेगा। दरअसल ई रिक्शा में सेफ्टी कम होती है, हल्का वाहन है और दोनों तरफ से ये ओपन रहता है, जिस वजह से ये फैसला लिया गया है। वहीं अभिभावकों को हो रही परेशानी और ऑटो संघ के प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने ये फैसला लिया है। पेरेंट्स ने फैसले से राहत मिलने की बात कही है। प्रशासन ने 1 अप्रैल से स्कूल में ई रिक्शा और ऑटो को बैन कर दिया था। पुलिस प्रशासन ने जारी किए गए आदेश में कहा था कि ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा से बच्चों को भेजने पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसे फिर 7 अप्रैल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। बिहार में 1 अप्रैल से नया दर लागू नहीं, पुरानी दर पर बिल वसूल रही है कंपनियां। 63 लाख उपभोक्ताओं को छूट का लाभ नहीं मिल रहा है। बता दें कि राज्य के 63 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को 25 पैसा प्रति यूनिट छूट का लाभ नहीं मिल रहा है।
बिजली कंपनी ने 1 अप्रैल से नया दर लागू नहीं किया है। पुराने दर पर ही कंपनी उपभोक्ताओं से बिल वसूली कर रही है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र के टैरिफ को स्लैब कर 1 करने का फैसला सुनाया था। इसका फायदा 50 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से मिलनी थी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख उपभोक्ताओं का स्लैब 1 महीने से 50 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली होनी है। यदि ग्रामीण क्षेत्र में जो उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं उनको 79 पैसे प्रति यूनिट बिजली सस्ती होगी। बैंकों से मिलने वाला कर्ज हो सकता है सस्ता। आरबीआई ने दूसरी बार रेपो रेट घटाकर 6% किया। लोन सस्ते होने से ईएमआई कम होगी। खबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 6% कर दिया है। पहले ये 6.25% थी, यानी कि आने वाले समय में अब लोन सस्ते हो सकते हैं। वहीं आपकी ईएमआई भी घट जाएगी। नए वित्त वर्ष में आरबीआई की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में ये फैसले की जानकारी आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे दी है। ये मीटिंग 7 अप्रैल को शुरू हुई थी। बता दें कि इससे पहले वित्त वर्ष 2024-25 की आखिरी मीटिंग में आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.50% से घटाकर 6.25% कर दिया गया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से ये कटौती 5 साल बाद की गई है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की नातिन की हत्या, पति ने सीने में गोली मारी, कट्टा फेंककर भागा। 14 साल पहले की थी इंटर कास्ट मैरिज। खबर है कि गया में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की नातिन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और मृतका की पहचान सुषमा देवी के रूप में हुई है। सुषमा पूर्व सीएम के भांजे की बेटी हैं। वो अतरी ब्लॉक में विकास मित्र के पद पर काम करती थी, जबकि आरोपी पति रमेश पटना में ट्रक चलाता है। जानकारी के मुताबिक दोपहर 12 बजे आरोपी ने घर में ही पत्नी के सीने में गोली मार दी और देसी कट्टा फेंककर फरार हो गया। दोनों की 14 साल पहले इंटर कास्ट मैरिज हुई थी। दोनों के 3 बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि वारदात से पहले पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। वहीं घटना अतरी प्रखंड के टेटुआ गांव की है। पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट की लिमिट खुद तय करेगा एनपीसीआई। आरबीआई की परमिशन मिली। पर्सन टू पर्सन की लिमिट 1 लाख रुपए बरकरार रहेगी। अब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई पर्सन टू मर्चेंट के लिए पेमेंट लिमिट खुद तय कर सकता है। 7 से 9 अप्रैल तक चली रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस फैसले की जानकारी दी है। अभी पर्सन टू मर्चेंट के लिए पेमेंट की लिमिट 2 लाख रुपए है। वहीं आरबीआई के इस फैसले का मतलब ये है कि यूपीआई को रेगुलेट करने वाला एनपीसीआई अब 2 लाख रुपए की लिमिट के घटा बढ़ा सकता है। वहीं पर्सन टू पर्सन यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट 1 लाख रुपए बरकरार रहेगी। पर्सन टू पर्सन पेमेंट लिमिट का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अगर यूपीआई के जरिए अधिकतम कितनी राशि भेज सकता है। ये लिमिट फिलहाल 1 लाख रुपए की है। वहीं पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट लिमिट का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी बिजनेस या फिर मर्चेंट को यानी किसी दुकानदार को यूपीआई के जरिए अधिकतम कितनी राशि ट्रांसफर कर सकता है। वहीं यह लिमिट फिलहाल 2 लाख रुपए तक की है। अगले 5 दिनों में 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। आज महावीर जयंती पर कामकाज नहीं, शेयर बाजार भी रहेगा बंद। अगले 5 दिनों में बैंकों में सिर्फ 1 दिन ही कामकाज होगा। इस दौरान सिर्फ 11 अप्रैल शुक्रवार को ही बैंक खुले रहेंगे। बाकी के सभी दिन छुट्टियां रहेंगी। वहीं 10 अप्रैल को महावीर जयंती, 12 अप्रैल को दूसरा शनिवार, 13 अप्रैल को रविवार और 14 अप्रैल को अंबेडकर पर बैंक बंद रहेंगे। इन दिनों शेयर बाजार में भी कारोबार नहीं होगा। भारत में हर दिन औसतन 52 प्रेग्नेंट महिलाओं की जा रही है जान। पाकिस्तान से ज्यादा मौतें भारत में हो रही हैं। यूएन की रिपोर्ट में किया गया खुलासा। महिलाओं में प्रेगनेंसी और डिलीवरी के समय होने वाली मौतों पर यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह बताया गया है कि दुनिया में हर 2 मिनट में एक महिला की मौत प्रेगनेंसी या फिर डिलीवरी से जुड़ी हुई दिक्कतों की वजह से जा रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत में तकरीबन 19,000 प्रेग्नेंट महिलाओं की जान गई है, यानी कि हर दिन औसतन 52 महिलाएं अपनी जान गंवा रही हैं। ये आंकड़ा दुनिया में प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कुल मौतों का 7.2% है और इस लिस्ट में भारत नाइजीरिया के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में होने वाली मौतों का भी आंकड़ा शामिल किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में 2023 में 11,000 मौतें हुई, यानी कि हर दिन औसतन वहां पाकिस्तान में 30 प्रेग्नेंट महिलाओं की जान जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक नाइजीरिया में 75,000 महिलाओं की जान गई है। ये दुनिया में कुल प्रेग्नेंट महिलाओं की मौत का 28.7% है। सैफ अली खान हमला केस में पुलिस ने 1000 पेज की चार्जशीट दायर की। फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा, तीनों टुकड़े एक ही चाकू के निकले।
सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने बांद्रा कोर्ट में 1000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें आरोपी शरीफुल इस्लाम के खिलाफ कई सबूत शामिल किए गए हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक चार्जशीट में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि क्राइम सीन पर सैफ अली खान के शरीर से और आरोपी के शरीर से मिले चाकू के टुकड़े एक ही चाकू के 3 टुकड़े हैं। बता दें कि इसके साथ ही चार्जशीट में आरोपी के बाएं हाथ के फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया है। कुणाल कामरा का दावा, बिग बॉस का ऑफर ठुकराया। पैरोडी विवाद में कॉमेडियन पर एफआईआर को लेकर कोर्ट ने विधायक पुलिस से मांगा जवाब। खबर है कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और शिवसेना के विधायक मुरजी पटेल को नोटिस जारी किया है। याचिका में कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ की गई अपनी अपमानजनक टिप्पणी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसको चुनौती दी गई है। कामरा की याचिका पर अगली सुनवाई अब 16 अप्रैल को होगी। इसकी जानकारी जस्टिस सारंग कोटवाल और एसएम मोड की एक डिवीजन बेंच ने दी है। हालांकि कुणाल कामरा को पुलिस अब तक 3 समन भेज चुकी है, लेकिन वह पुलिस के सामने पेश नहीं हुए हैं। गुरमीत राम रहीम जेल से 13वीं बार बाहर आया। 21 दिन की फरलो मिली। हनीप्रीत लेने पहुंची। सिरसा डेरे में पहुंचकर वीडियो जारी किया। हरियाणा में रोहतक की सुनारिया जेल में दुष्कर्म हत्या के मामले में 20 साल की सजा काट रहा डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आया है। उसे 21 दिन की फरलो मिली है। इस दौरान राम रहीम पूरे 21 दिन सिरसा डेरे में ही रहेगा। बता दें कि बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे उसे कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से सिरसा पहुंचाया गया। राम रहीम की मुख्य शिष्या हनीप्रीत उसे लेने के लिए रोहतक जेल आई थी। बता दें कि सिरसा पहुंचे राम रहीम ने वीडियो जारी करके कहा कि फिर से श्रद्धालुओं की सेवा में हाजिर हूं। सभी अपने अपने घरों में रहें और डेरे के जिम्मेदार लोग जो कहें वही करें। मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर को भारत लाया जा रहा है। अमेरिका से स्पेशल फ्लाइट रवाना, देर रात लैंड हुई। एनआईए अपनी कस्टडी में रखेगी। बता दें कि 2008 मुंबई आतंकवादी हमले के दोषी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम तहव्वुर को लेकर स्पेशल फ्लाइट से रवाना हो चुकी है। उसके देर रात भारत पहुंचने की संभावना जताई गई। वहीं एनआईए अगले कुछ हफ्तों तक उसे अपनी कस्टडी में रखेगी। राणा के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी थी। तहव्वुर ने भारत आने से बचने के लिए यह याचिका लगाई थी। उसने अपनी याचिका में खुद को पार्किंसन बीमारी से पीड़ित बताते हुए कहा था कि अगर वो भारत डिपोर्ट किया गया तो पाकिस्तानी होने के नाते उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। नौसेना को बड़ी ताकत, हिंद महासागर में बढ़ेगी क्षमता। 64,000 करोड़ में फ्रांस से 26 मरीन राफेल खरीदेगा भारत। मोदी सरकार ने लगाई मुहर। बता दें कि केंद्र सरकार ने फ्रांस से 26 मरीन राफेल फाइटर जेट की खरीदी को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी सीसीएस ने 9 अप्रैल को डील पर मुहर लगाई है। भारत को 64,000 करोड़ रुपए में 26 मरीन फाइटर मिले हैं। आपको बता दें कि इसके बाद फ्रांस 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर जेट भारतीय नौसेना को सौंपेगा। इन्हें हिंद महासागर में चीन से मुकाबले के लिए आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। दोनों देशों के बीच 26 राफेल मरीन जेट की खरीदी को लेकर कई महीनों से बातचीत चल रही थी। भारत नौसेना के लिए राफेल मरीन की डील उसी बेस प्राइस में करना चाहता था जो कि 2016 में वायुसेना के लिए 36 विमान खरीदने के समय रखी गई थी। इस डील की जानकारी सबसे पहले पीएम मोदी की 2023 की फ्रांस की यात्रा के दौरान सामने आई थी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया था, जिसे फ्रांस ने दिसंबर 2023 में स्वीकार किया। इससे पहले सितंबर 2016 में 59,000 करोड़ रुपए की डील में भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद चुका है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में 1332 करोड़ का रेलवे प्रोजेक्ट हुआ मंजूर। 14 लाख लोगों तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति से कटपड़ी तक 104 किलोमीटर की सिंगल रेलवे लाइन को डबल लाइन में बदला जाएगा। इसमें करीब 1332 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इससे आंध्र प्रदेश की तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर तक कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ही अन्य प्रमुख स्थलों जैसे कि श्री कालहस्ती शिव मंदिर, कनीपक्कम विनायक मंदिर, चंद्रगिरी किला आदि तक भी रेलवे कनेक्टिविटी हो सकेगी।
होम्योपैथिक डॉक्टर सीखेंगे आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से इलाज के गुर। इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम के जरिए उपचार से अधिक निरोगी काया पर करेंगे फोकस। खबर है कि बिहार के होम्योपैथिक डॉक्टर आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से इलाज का गुर अब सीखेंगे। उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी कि होम्योपैथी के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में वे आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की मदद कैसे ले सकते हैं। इसका मकसद बिहार वासियों की निरोगी काया पर फोकस करना है और आयुष समिति इसकी तैयारी कर रही है। होम्योपैथिक डॉक्टरों को आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की ट्रेनिंग देकर उन्हें इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम अपनाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि कम खर्च में मरीजों के इलाज की सफलता की दर को बढ़ाया जा सके। होम्योपैथिक डॉक्टरों को इस सिस्टम का ज्ञान देने के लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके लिए उन्हें स्पष्ट किया जाएगा कि किस बीमारी के इलाज के किस चरण में किस तरह से नेचुरोपैथी या आयुर्वेद का सहयोग लिया जा सकता है। आजादी से पहले के 13 नियम कानून बदलना चाहती है मध्य प्रदेश की सरकार। 4 महीने में अधिकारी नहीं बता पाए कि किस एक्ट को खत्म करना है। मोहन यादव सरकार आजादी से पहले से लागू 9 विभागों के नियमों और अधिनियमों में बदलाव करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने तैयारी कर ली है, लेकिन इन विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी ये नहीं बता पा रहे हैं कि उनके विभाग के कितने नियम निरस्त किए जा सकते हैं या फिर मौजूदा परिस्थितियों में किन नियमों में संशोधन की जरूरत है। ये स्थिति तब है जब विधि विभाग ने संबंधित विभागों को उनके डिपार्टमेंट से संबंधित बदलावों के दायरे में आने वाले कानूनों और नियमों की पूरी जानकारी भी दे रखी है। जिन अधिनियमों की समीक्षा होनी है उनमें लाइसेंस प्रणाली, किसानों की कर्ज माफी, अकाल राहत, साहूकारी नियंत्रण और नशीले पदार्थों के व्यापार से जुड़े हुए प्रावधान शामिल हैं। लखनऊ में निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन। 10 राज्यों से पहुंचे 5000 कर्मचारी, 5 थानों की पुलिस तैनात, सीआरपीएफ जवान भी बुलाए गए। लखनऊ में बिजली विभाग के कर्मचारी निजीकरण के विरोध में जमकर हंगामा कर रहे हैं। इसमें 10 राज्यों से 5000 से अधिक कर्मचारी शामिल हुए हैं। बिजली संगठनों के पदाधिकारियों को संभालने के लिए 5 थानों की पुलिस बुलाई गई है। भीड़ अधिक होने के कारण सीआरपीएफ जवान लगाए गए हैं। सभी स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश में जुटे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार अगर निजीकरण प्रक्रिया वापस नहीं लेती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम लोग पिछले 4 महीने से अपनी आवाज उठा रहे हैं। कई बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कर चुके हैं। इसके बाद भी अभी तक निजीकरण के नियमों में किसी भी तरह के बदलाव नहीं किए गए हैं। अब ये बर्दाश्त से बाहर है। प्रक्रिया नहीं रुकी तो इसलिए लखनऊ की सड़कों पर उतरकर हम अपनी मांगे कर रहे हैं। यूपी में आरएसएस ने निकाली समाजवादी पार्टी की काट। भागवत ने औरंगजेब के बहाने मुस्लिम वोट में सेंध लगाई, हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश। खबर है कि वक्फ बिल पारित होने के बाद मुस्लिमों के बीच भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ नाराजगी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खुद को औरंगजेब का वंशज नहीं मानने वालों का संघ में स्वागत करने की बात कहकर बड़ा ऑफर दे दिया है। एक और संघ ईडी गठबंधन के पीडीए के जवाब में हिंदुत्व, सनातन और राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदुओं की एकजुटता पर ताकत लगा रही है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की भी कोशिश तेज कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दवाइयों पर टैरिफ लगाने का किया ऐलान। कहा इससे फार्मा कंपनियां वापस अमेरिका आएंगी। भारतीय कंपनियों को हो सकता है इससे नुकसान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ऐलान किया है कि हम जल्द ही दवाइयों पर भारी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि उनका मकसद विदेश में दवा बना रही कंपनियों को अमेरिका में वापस लाना और घरेलू दवा इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। ट्रंप ने कहा है कि दूसरे देश दवाइयों की कीमतों को कम रखने के लिए बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं। वहाँ ये कंपनियां सस्ता दवाइयां बेचती हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। एक बार जब इन दवा कंपनियों पर टैरिफ लग जाएगा तो ये सारी की सारी कंपनियां अमेरिका वापस लौट आएंगी। अगर अमेरिका दवाइयों पर भी टैरिफ लगाने का फैसला करता है तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां हर साल अमेरिका को 40% जेनेरिक दवाइयां भेजती हैं। आज का सुविचार, अगर आप में अपनी हार को सहन करने की और उससे सीखकर खुद को बेहतर बनाने की क्षमता है तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।